Hello everyone, welcome to EduMaths Academy, and in this video we are going to be analyzing the Hindu newspaper from 10th September 2024. So let's get started. दोस्तों ये हमारे जनरल स्टडीज 2 एंड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस रिलेवेंट रहेगा। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इंडिया और यूएई के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में बढ़ावा देता है और दोनों देशों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, ख़ास तौर पर एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में। चलिए इस एग्रीमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। इंडिया और यूएई ने एक एमओयू साइन किया है जो न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाता है। इस एमओयू का मेन फोकस है NPCIL और ENEC के बीच कोलैबोरेशन जो यूएई के बारख न्यूक्लियर प्लांट पर सेंटर्ड है। यहाँ MOU का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें दोनों पार्टीज़ के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ऑफिशियली एग्री किया जाता है। ये एग्रीमेंट पहली बार है जब इंडिया और यूएई ने न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन किया है। 2015 में दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का जिक्र था, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और साइंस के एरियाज़ में। यहाँ पीसफुल यूज़ का मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बिना मिलिट्री या वॉर के, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। इस डील तक पहुँचने के लिए बहुत सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगी। इसका मेन बेस था फ्रांस के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग जो यूएन के जनरल असेंबली के दौरान हुई थी। इस मीटिंग के बाद इंडिया और यूएई ने न्यूक्लियर एनर्जी के डिज़ाइन और सेफ्टी पे बातचीत की। ट्राइलेटरल का मतलब होता है 3 देशों के बीच एग्रीमेंट या समझौता। यूएई के लिए ये एग्रीमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपांड करना चाहता है। इंडिया भी इस कोलैबोरेशन को अपने एनर्जी इंटरेस्ट के लिए बहुत सिग्निफिकेंट मानता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है किसी एरिया में पैसा या रिसोर्सेज लगाना ताकि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल सके। सिर्फ न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ही नहीं, इस विजिट के दौरान और भी एग्रीमेंट्स साइन किए गए, जैसे कि LNG सप्लाई के लिए MOU और ऑयल पार्क्स डेवलपमेंट का एक थर्ड एग्रीमेंट। LNG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच एनर्जी और इकोनॉमिक सेक्टर्स में बहुत बड़े कोलैबोरेशंस को आगे बढ़ावा मिलेगा। ये टॉपिक हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को समझने के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है इंडिया के नेक्स्ट सेंसस के बारे में। ये टॉपिक हमारे जनरल स्टडीज़ 1 एंड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी एंड पॉपुलेशन से रिलेवेंट रहेगा। सेंसस एक ऐसी प्रोसेस है जो हर देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन इंडिया का सेंसस अब 16 इयर्स लेट हो चुका है। चलिए इस आर्टिकल के की पॉइंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या बदलाव आ सकता है। इंडिया का नेक्स्ट सेंसस बहुत ही जल्दी शुरू होने की उम्मीद है, जो अगली 18 महीनों में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट शायद 2026 या 2027 तक आएगी, जो 2011 के सेंसस के बाद 16 साल का गैप बनाता है। यहाँ सेंसस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देश की पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक्स का डाटा इकट्ठा किया जाता है। एक यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के हिसाब से अब इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है। दिल्ली के हौस खास जैसे एरियाज़ को अब अर्बन एरियाज़ में क्लासिफाई किया गया है, जो डेमोग्राफिक शिफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। डेमोग्राफिक शिफ्ट का मतलब होता है पॉपुलेशन और उसके रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एज, जेंडर, अर्बनाइजेशन। इंडिया का डेसिनियल सेंसस हर 10 साल में होता है, लेकिन इसके आउटडेटेड
डेट के वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रिसर्च को असर पड़ता है। ये सिस्टम इनएफिशिएंट हो चुका है और इससे चेंज करने की ज़रूरत है। डेसिनियल का मतलब होता है हर 10 साल में होने वाला प्रोसेस। इस आर्टिकल में एक नई सोच प्रपोज की गई है जिसे डायनामिक सेंसस कहा गया है, जो कॉन्टिन्यूसली डाटा अपडेट करता रहेगा। जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ ने पहले ही डिजिटल सेंसस मॉडल एडॉप्ट कर लिया है। डायनामिक सेंसस का मतलब है रियल टाइम में कंस्टेंटली अपडेट होने वाला पॉपुलेशन डाटा। इंडिया के पास ऑलरेडी आधार डाटाबेस और वोटर लिस्ट है, जिनके थ्रू हम अपना डिजिटल सेंसस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा पैन, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स भी सेंसस में इंटीग्रेटेड हो सकते हैं। यहाँ इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ ला के एक यूनिफाइड सिस्टम बनाना। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ ने सेंसस के कॉस्ट को कम करने के लिए सैंपल बेस्ड सर्वेस या गवर्नमेंट डाटाबेसेस को यूज़ किया है। जैसे ऑस्ट्रिया का 2021 सेंसस सिर्फ 10 मिलियन यूरोस का था, जबकि यूके ने भी अपना सेंसस एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर्स के थ्रू अपडेट किया। सैंपल बेस्ड सर्वेस का मतलब होता है छोटी पॉपुलेशन पे सर्वे करके लार्ज स्केल डाटा का एस्टीमेट निकालना। अगर हम डिजिटल सेंसस की तरफ बढ़ते हैं तो हम एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जैसे सेक्टर्स के लिए रियल टाइम डाटा अपडेट कर सकते हैं। ये फ्यूचर में डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यहाँ रियल टाइम का मतलब होता है डाटा को तभी अपडेट करना जब वो अवेलेबल हो, बिना किसी डिले के। तो दोस्तों, ये था एक ओवरव्यू इंडिया के अपकमिंग सेंसस का और कैसे डिजिटल और डायनामिक सेंसस हमारे लिए एक बेटर सोल्यूशन बन सकता है। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस और गवर्नेंस के फ्यूचर को शेप करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। दोस्तों, ये हमारे जनरल स्टडीज़ 3 एंड फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट रहेगा। दोस्तों, यहाँ हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर लगने वाले जीएसटी के बारे में। ये एक ऐसी पॉलिसी है जो हम सबको अफेक्ट करती है, खासकर उन लोगों को जो अपनी या अपनी फैमिली की इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। चलिए देखते हैं जीएसटी काउंसिल के डिस्कशन के की पॉइंट्स। अभी जीएसटी काउंसिल एक प्रपोजल पर विचार कर रही है जिसमें 18% टैक्स जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर लगता है उसे या तो रिड्यूस कर दिया जाए या बिल्कुल हटाया दिया जाए। इस डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM बनाया गया है। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे लगता है। इस प्रपोजल का मेन फोकस इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर है, लेकिन अभी भी ये डिबेट चल रही है कि ग्रुप पॉलिसीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया जाए या नहीं। GOM को डिसीजन लेने के लिए 50 दिन का टाइम दिया गया है। यहाँ ग्रुप पॉलिसीज़ वो प्लान्स होते हैं जो मल्टीपल लोगों को एक ही पॉलिसी के अंडर कवर करते हैं। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल अभी जीएसटी रेट्स के और भी इश्यूज़ को रिव्यू कर रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स और जीएसटी कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस का एक्सटेंशन अभी स्टेट्स के पेंडेमिक के बाद के लॉसेस को कवर करने के लिए डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ कंपनसेशन सेस एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो स्टेट्स की रेवेन्यू लॉसेस को कंपेंसेट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है जिसमें ऑटोमोबाइल टैक्सेशन का रिव्यू किया जा रहा है, जिसमें 2 व्हीलर और कार सीट्स पे लगने वाले जीएसटी को रिड्यूस करने पर फोकस है। 2 व्हीलर और कार सीट्स पर जीएसटी रिडक्शन का मतलब है इन प्रोडक्ट्स को खरीदना थोड़ा सस्ता हो सकता है। स्टेट्स को अभी भी रेवेन्यू लॉस फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू द पैंडेमिक, और
GOM ये डिसीजन लेगी कि कैसे इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। कॉम्पेंसेशन सेस का एक्सटेंशन अभी डिस्कस हो रहा है ताकि स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। रेवेन्यू लॉस का मतलब है गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ गए हैं लेकिन टैक्स कलेक्शन उतना नहीं हो रहा है। नेक्स्ट GST काउंसिल मीटिंग अब सितंबर 23 को होने वाली है, जिसमें GST रेट स्ट्रक्चर और स्टेट्स के लिए कंपेंसेशन मैकेनिज्म्स पर फर्दर डिस्कशंस होंगी। GST रेट स्ट्रक्चर का मतलब है कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर कितना GST लगना चाहिए। तो दोस्तों ये थी GST काउंसिल के इम्पोर्टेंट डिस्कशंस जो आपके हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स काफ़ी रिलेवेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कोर एरियाज़ को कवर करता है और आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।